नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे औचित्य सिद्धांत। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। ये लिखते हैं कि औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, अर्थात रस सिद्ध काव्य का प्राण क्या है, औचित्य है। उन्होंने काव्य के सभी आवश्यक तत्वों को औचित्य के अंतर्गत ही सम्माहित किया। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वो है आचार्य क्षेमेंद्र। उन्होंने ही बताया कि रस सिद्ध काव्य का प्राण क्या है, यानी रस से युक्त जो काव्य है उसके प्राण की अगर बात करें तो वो औचित्य ही है। औचित्य के अर्थ के बारे में अगर जाने तो औचित्य शब्द का अर्थ है उचित भाव। कहा भी गया है उचितस्य भावः औचित्यम। तो औचित्य शब्द का अर्थ ही क्या है? उचित भाव। उचित शब्द उच्च धातु तथा कतिज प्रत्यय के योग से बना है। आचार्य क्षेमेंद्र ने उचित शब्द का अर्थ अनुरूप या जचना माना है। जो वस्तु जिसके अनुकूल होती है उसे प्राचीन आचार्यों ने उचित कहा। अतः उचित का भाव ही क्या है? औचित्य है। देखिए, कहने का भाव यहाँ पर सरल तरीके से अगर हम इसको लें, यानी उचित, काव्य के लिए क्या उचित है या काव्य में क्या उचित है। काव्य के सभी तत्वों का, चाहे वो रस है, छंद है, उन सब का उचित तरीके से इस्तेमाल या उचित रूप में उनको आधार बनाकर काव्य की रचना की जाती है, उस भाव को ही औचित्य सिद्धांत में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि औचित्य शब्द का अर्थ क्या है? उचित भाव। उसके बाद अगर हम देखें औचित्य के संबंध में जो अलग अलग विचारधाराएं हैं या जो स्थापनाएं हैं, सबसे पहले बात करते हैं आचार्य भरत की। इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र, जो इनका ग्रंथ है, उसमें कहीं पर भी औचित्य सिद्धांत की चर्चा नहीं की, लेकिन व्यवहार में उन्होंने औचित्य पर बल अवश्य दिया है। यानी जो उन्होंने लिखा या जो नाट्यशास्त्र की रचना जब उन्होंने की तो उन्होंने उसमें सभी जो उसमें जो तत्व शामिल करने चाहिए थे, उन तत्वों को औचित्य यानी उचित तरीके से इस्तेमाल पर बल उन्होंने दिया है। माना कि उन्होंने कहीं पर भी इस सिद्धांत की चर्चा नहीं की। दूसरे हैं भामह। भामह वैसे तो अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि जिन बातों को काव्य दोष कहा जाता है, यदि काव्य आदि में उनका औचित्य पूर्ण प्रयोग किया जाए तो वो दोष न बनकर गुण बन जाया करते हैं। यानी जिसे काव्य दोष कहा गया है, उन सभी तत्वों को उचित रूप से काव्य में अगर प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे? गुण बन जाएंगे। उसके बाद आचार्य दंडी को अगर देखें तो इन्होंने औचित्य के स्थान पर दोष परिहार शब्द का प्रयोग किया है। बात दोनों की एक ही है। दोष परिहार का कारण क्या है? कवि का कौशल। अनुचित संयोग से दोष उत्पन्न होते हैं, तो दोष को दूर करने के लिए उचित संयोग की आवश्यकता है, जिससे कि एक अच्छे काव्य की रचना की जा सकती है। यशोवर्मन की अगर बात करें तो इन्होंने वचन, रस, कथन तथा शब्दों के औचित्य की चर्चा की है। अर्थात जो वचन है या काव्य में जो रस है या जो किसी बात में अगर कोई कथन है या उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उन सब में उचितता होनी चाहिए। उन्होंने पहली बार औचित्य शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया है। तो ये ध्यान रखें कि औचित्य शब्द का स्पष्ट उल्लेख सबसे पहली बार किसने किया है? तो वो यशोवर्मन ने किया है। उसके बाद आचार्य भोज ने श्रृंगार प्रकाश, जो इनकी रचना है, इसमें औचित्य पर प्रकाश डाला। भोज ने नाटक के 3 गुण स्वीकार किए: वचनौचित्य, पात्रोचित्य और भावौचित्य। यानी जो वचन है या जो संवाद है उनकी उचितता, जो पात्र लिए गए हैं उनकी उचितता कि उनकी संख्या कितनी है या नाटक के लिए कितने पात्रों की वहाँ पर आवश्यकता है, और उस नाटक में जो भाव है उस भाव की उचितता। तो इन 3 गुणों पर नाटक की रचना होनी चाहिए। तो ये क्या है? औचित्य के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद उद्भट की अगर बात करें तो उन्होंने ऊर्जस्वी अलंकार के निरूपण में औचित्य का उल्लेख किया है। उनका भाव क्या है
कि अनौचित्यपूर्ण रस भाव आदि के प्रयोग में ऊर्जस्वी एवं उसके औचित्यपूर्ण बोध में रस और भाव की स्थिति होती है। सरल तरीके से अगर देखें तो इन्होंने औचित्य का उल्लेख किया है और ये माना है कि अगर हम इसका अनौचित्यपूर्ण या उचित तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो रस भाव आदि के प्रयोग में तो कैसी स्थिति, तो उसमें उसके प्रयोग में ऊर्जस्वी एवं उसके औचित्यपूर्ण बोध में रस और भाव की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद है रुद्रट। ये पहले आचार्य हैं जिन्होंने यशोवर्मन के बाद औचित्य शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया। उन्होंने अपनी रचना काव्य अलंकार के प्रथम अध्याय में छंदों का औचित्य, दूसरे अध्याय में रीति और वृत्ति का औचित्य, तीसरे अध्याय में अलंकार, षष्ठ अध्याय में, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें वक्ता तथा विषय संबंधी औचित्य तथा एकादश अध्याय में जाति, वंश, व्यय, विद्या, वित्त, देश, स्थान तथा पात्रों आदि के बारे में चर्चा की है। तो इन्होंने इनके जो अलग अलग इस काव्य अलंकार के जो अलग अलग अध्याय है उसमें, तो ये यहाँ पर ठीक है, छठा अध्याय आना चाहिए। इस अध्याय में वक्ता तथा विषय के संबंध में उचितता होना चाहिए, इस पर चर्चा की है। इनकी जो रचना है काव्य अलंकार, आप ध्यान दें यहाँ पर, उसका जो पहला अध्याय है उसमें छंद पर चर्चा की गई है, दूसरा जो है उसमें रीति और वृत्ति पर, तीसरे में अलंकारों पर, छठे अध्याय में वक्ता और विषय संबंधी औचित्य की बात की गई है, एकादश जो अध्याय है उसमें जाति, वंश, व्यय, विद्या, वित्त, देश, स्थान तथा पात्रादि के बारे में चर्चा की गई है। तो इनमें उचितता या औचित्य की बात की गई है और इन्हीं के रुद्रट के इसी अगर देखें तो सिद्धांत के कारण क्षेमेंद्र के औचित्य सिद्धांत को भी बल मिला है। यानी इन्होंने जो चर्चा की है, इस चर्चा के कारण ही क्षेमेंद्र का जो औचित्य सिद्धांत है उसको बल मिला है। उसके बाद बात करते हैं आनंदवर्धन की। देखिए, आनंदवर्धन ने औचित्य शब्द का कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। उन्होंने काव्य के सभी तत्व जैसे अलंकार है, रीति है, वृत्ति है, गुण है, इनकी उपयोगिता रसाभिव्यक्ति में सहायक होने में स्वीकार की है कि इनके द्वारा ही रस की अभिव्यक्ति संभव है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। तो निश्चित है ये भी वही बात मानते हैं, क्योंकि इन सब का उचित तरीके से इस्तेमाल ही रस की अभिव्यक्ति का कारण हो सकता है या उसका आधार हो सकता है। तो एक तरीके से माना कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन ये भी इस विचार से सहमत प्रतीत होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आचार्य क्षेमेंद्र के जो औचित्य संबंधी अवधारणा है। देखिए, इन्होंने इस सिद्धांत का विवेचन करते हुए कहा है कि जो पदार्थ जिसके सदृश्य अथवा अनुरूप होता है, यानी जिसके समान या अनुरूप होता है, उसे प्राचीन आचार्यों ने उचित कहा है। इसी उचित को विद्वानों ने औचित्य कहा है और यही काव्य का जीवन है। यहाँ पर पंक्तियाँ दे रखी है। उचितम प्राहुराचार्यः सदृश्यम किल यस्य यतः उचितस्य चयो भावः तदौचित्यम प्रचक्षते। तो ये इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा, इसमें औचित्य का विस्तृत और व्यापक वर्णन इन्होंने किया है। क्षेमेंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुंदर शब्दार्थ रूप काव्य के उपमा आदि अलंकार बाहरी शोभा को बढ़ाने वाले हैं, अतः यह कटक, कुंडल, कयूर और हार आदि के समान है, जो बाहर से जिससे संवारा जाए। माधुर्य, ओज आदि गुण सत्यशील आदि के समान आहार्य गुण है। आहार्य का मतलब हरण किए जाने योग्य गुण है। काव्य का अनश्वर जीवन तो औचित्य ही है, जो कभी नष्ट नहीं होता। वो क्या है? औचित्य। उस औचित्य के बिना अलंकार गुण युक्त काव्य निर्जीव ही है। यानी अगर औचित्य नहीं है तो अलंकार हो चाहे गुण हो, वो काव्य निर्जीव ही कहलाएगा। वे औचित्य की स्थिति दो रूपों में मानते हैं, एक तो भावात्मक में और दूसरा अभावात्मक में। देखिए, काव्य में साधनों का उचित प्रयोग भावात्मक स्थिति है।
इसे उचित का भाव कहा जा सकता है। दूसरा, काव्य में साधनों के अनुचित प्रयोग का निषेध अभावात्मक है। अगर हम उन अनुचित प्रयोग का निषेध कर रहे हैं तो वो क्या है, अभावात्मक है। दूसरे शब्दों में इसे अनुचित का अभाव कहा जा सकता है। तो एक पहला तो क्या है, उचित का भाव, जिसमें उचित प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें अनुचित प्रयोग किया जा रहा है वहाँ अनुचित का अभाव कहा जा सकता है। साहित्य में अलंकारों और गुणों की शोभा उनके उचित प्रयोग में ही विद्यमान है। जैसे कहते हैं, कंठे मेखल्या नितंब फलके तोरण हारेण वा पाणो नुपर बंधेन चरेण कयूर पाशेन वा शौर्यन पर्णेते रिपो कर्णाया नायांति की हास्यताम औचित्येन बिना रुचिम प्रतुन्ते नाल कृतिनो गुणः। अर्थात किसी सुंदरी के गले में मेखला, कंठे मेखला यानी गले में मेखला, नितंबों पर फलके तोरण हारे वा, तो उन्होंने हार पहन रखा हो, हाथों में नुपुर और पाँव में कयूर जैसे आभूषण हास्य ही उत्पन्न करेंगे। इसी प्रकार से शरण में आए किसी व्यक्ति पर शारणेन पर्णते रिपो करुणाए नायंती की हास्यताम, शरण में आए व्यक्ति पर वीरता दिखाना या दंड देना, शत्रु पर करुणा करना सर्वथा अनुचित है और ऐसा करने वाला व्यक्ति लोगों के उपहास का पात्र और निंदनीय होता है। जो शरण में आ गए उस पे क्या वीरता दिखाना, उसे कैसा दंड देना, और जो ऐसा करता है वो हमेशा अनुचित ही है। ऐसा करना या अगर शत्रु पर करुणा करना सर्वथा अनुचित है तो ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है वो लोगों के उपहास का या निंदनीय ही होता है या वो उपहास का ही पात्र बनता है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि उचित तालमेल से ही सब शोभायमान है या सब अच्छे लगते हैं या एक काव्य की सफलता संभव है। जब बेतुकी बात होगी या जब तालमेल स्थापित नहीं हो पाएगा तो काव्य की रचना भी ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। आचार्य क्षेमेंद्र ने बताया कि काव्य में चमत्कार और चारुता उत्पन्न करने का प्रमुख कार्य ही क्या है, औचित्य का है। उन्होंने रस की उत्पत्ति का कारण भी किसको माना, औचित्य को ही। वह रस और औचित्य का संबंध आत्मा और जीव का संबंध मानते हैं। सच्चाई तो यह है कि रस और औचित्य एक दूसरे पर निर्भर है। औचित्य के बिना रस की प्रतीति नहीं होती, इसी प्रकार बिना रस के औचित्य की स्थिति भी नहीं है। ये किसने माना है, आचार्य क्षेमेंद्र ने माना है। यानी रस और औचित्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इन्होंने औचित्य के भेद और उपभेद किए हैं, उसके बारे में अगर हम जाने तो इनकी रचना है औचित्य विचार चर्चा। उसमें 27 प्रकार के औचित्य बताए हैं। कुछ महत्वपूर्ण औचित्यों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। जैसे सबसे पहले है पदौचित्य, यानी पद का उचितता से प्रयोग, बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार कस्तूरी धारण की हुई चंद्रमुखी तथा चंदन चर्चित श्यामा सुंदर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार एक उचित पद से युक्त सूक्ति सौंदर्यपूर्ण हो जाती है। यानी जब हम कोई भी रचना करते हैं तो उसमें पदों की उचितता होना जरूरी है। उसके बाद आता है वाक्य। तो वाक्य भी अगर उचित होगा तभी काव्य सफल हो पाएगा। यानी औचित्य से युक्त वाक्य त्याग से उत्पन्न ऐश्वर्य तथा शील से उज्ज्वल प्रसिद्धि के समान प्रशंसनीय है। उसके बाद है प्रबंधोचित्य। यदि संपूर्ण प्रबंध का अर्थ अनुरूप हो तो वह सहृदयों के चित्त को आकर्षित करने वाला और चमत्कार उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस, केशवदास की रामचंद्रिका प्रबंधोचित्य के सुंदर उदाहरण है। उसके बाद आता है गुणोचित्य। यहाँ पर काव्य में गुणों का समावेश अर्थ पर दृष्टि रखकर करना चाहिए। इस दृष्टि से वीर उक्ति में ओज और वियोग श्रृंगार में माधुर्य गुण का समावेश आवश्यक हो जाता है। यानी उचित गुण का प्रयोग करना चाहिए। अलंकारोचित्य, प्रस्तुत अर्थ के अनुकूल अगर देखें तो विभिन्न अलंकारों का प्रयोग ही अलंकारोचित्य कहलाता है। अलंकारों के प्रयोग से ही काव्य में लावण्य तथा रस का पोषण होना संभव है। उसके बाद है रस की उचितता।
रसोचित्ते में अगर देखें, औचित्य से प्रदीप्त रस सभी सहृदयों के हृदय में व्याप्त होकर उन्हें ऐसे प्रसन्न करता है जैसे वसंत अशोक को अंकुरित करता है। वसंत के आगमन से वसंत ऋतु में अशोक का जो पेड़ है वो अंकुरित होने लगता है। वैसे ही अगर रस उचित होगा तो सहृदयों को प्रभावित अवश्य करेगा। तत्वोचित्य में अगर देखें कि तत्व के उचित कथन से काव्य निश्चित विश्वास के साथ हृदयग्राही और उपयोगी हो जाता है, सहृदयों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। उसके बाद आता है तत्व के बाद स्वभावोचित्य, यानी इसे क्षेमेंद्र ने सुंदरियों का स्वाभाविक तथा अद्वितीय सौंदर्य बताया है। यह कवियों की सूक्तियों का श्रेष्ठ अलंकार है। तो स्वभाव की उचितता या स्वाभाविक तौर पर किसी के व्यवहार को या सुंदरियों का व्यवहार जो है उसको प्रयोग करना काव्य में, वो क्या है, स्वभावोचित्य है। प्रतिभा औचित्य, कवि ने प्रतिभा को, आचार्य क्षेमेंद्र ने यहाँ पर कवि प्रतिभा को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रतिभा संपन्न कार्य लक्ष्मी से सुशोभित गुणवान पुरुष के निर्मल कुल के समान शोभा पाता है। तो कवि में जो प्रतिभा है उसको वो महत्व देते हैं। सत्वोचित्य क्षेमेंद्र मानते हैं कि कृति का सत्व गुण की उचितता होना ही आवश्यक है, क्योंकि इससे ही कथन इस प्रकार चमत्कार जन्य होता है जैसे सुबुद्धि अनुमोदित श्रेष्ठ उदार चरित्र होता है। सुबोधित यानी सुबुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि वाला, श्रेष्ठ या उदार हृदय वाला जो व्यक्ति है, उदार चरित्र वाला जो व्यक्ति है, वो सत्वोचित्य का उदाहरण इन्होंने माना है। और ये मानते हैं कि काव्य में सत्व गुण का प्रयोग सबसे उचित इन्होंने माना है। इसी से काव्य या कथन में चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद है संघटनोचित्य। पदों को सुव्यवस्थित रचना ही क्या कहलाती है, संघटना कहलाती है। यह संघटना गुणों पर आश्रित है और रस की अभिव्यक्ति में सहायक है। उसके बाद है नामोचित्य। काव्य या लोक व्यवहार में नाम का विशेष महत्व है। नाम से ही व्यक्ति के गुणों का आभास हो जाता है। कवि को अपनी काव्य रचना में नामों का उचित प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद लिंग को आधार बनाकर लिंगोचित्य। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, परंतु हिंदी में कितने हैं, केवल 2। कवि प्रसंगों के अनुसार स्वाभाविक अर्थ की दृष्टि से विशेष लिंग का प्रयोग करता है। लिंग का उचित प्रयोग ही लिंगोचित्य कहलाता है। उसके बाद है वृत्तोचित्य। इसका मतलब क्या है कि किस विषय अथवा रस के लिए कौन सा वृत्त अथवा छंद उपयुक्त है। आचार्य क्षेमेंद्र ने प्राकृत अर्थ और रसोचित अर्थ का प्रयोग पर बल दिया है। यही क्या कहलाता है, वृत्तोचित्य कहलाता है। यानी कहाँ पर किस घटनाक्रम के लिए किस छंद में उस रचना को किया जाए, वो क्या है, वृत्तोचित्य है। उसके बाद अगर देखें औचित्य का महत्व क्या है। देखिए औचित्य का क्षेत्र व्यापक है, जैसा कि हमने जाना, क्योंकि सभी जो व्याकरणिक वृत्तियां हैं या जो व्याकरणिक तत्व है सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जब सब में तालमेल उचित होगा, सबका उचित तरीके से प्रयोग किया जाएगा, तभी काव्य सफल काव्य या सफल रचना कहला पाएगा। काव्य जगत में कवि प्रतिभा नवीन उद्भावनाओं, विधाओं और शैलियों के नवीन प्रयोग करती है। उस समय औचित्य ही नए प्रयोगों का नियामक तत्व होता है या उनको नियत करने वाला होता है। औचित्य का निर्वाह काव्य को सुंदर बनाता है। औचित्य मूलतः विशेषण है और यह विशेष्य का नियामक है। विशेषण है और किसका नियामक है, विशेष्य का। इस प्रकार यह कार्य का कारक तत्व माना जाता है। तो काव्य में इसका विशेष महत्व है। कोई भी काव्य रचना बिना औचित्य के पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए आचार्य क्षेमेंद्र ने इस तत्व को या औचित्य को सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। उन्होंने इसे एक सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। किसको, औचित्य को। उचितता, औचित्य का मतलब क्या है, उचितता। किस में उचितता, जो भी काव्य के तत्व हैं, जो भी व्याकरणिक कोटियां हैं, सब में अगर उचितता होगी तो ही काव्य की रचना सफल कहलाएगी या संभव हो पाएगी। तो उम्मीद करते हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।